सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, एक और किडनैपिंग और हत्याकांड ने यूपी को फिर से हिला दिया है। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नाबालिग बच्चे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई और इसी पर उन्होंने संज्ञान लिया है। और इस मामले में खुद सीएम ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि अब सख्त कार्रवाई होगी, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के सीधे निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और आरोपियों पर एनएसए लगाने पर भी विचार हो रहा है। बताएं कि रविवार को 5 बहनों के इकलौते भाई का अपहरण कर लिया गया था। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन जब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंचती तब तक अपराधियों ने उस बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 4 तस्वीरें, नाबालिग का अपहरण हुआ, हालांकि पकड़े गए हैं 5 आरोपी। इस तरीके से गम में है पूरा परिवार, गुस्से में भी पूरा परिवार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया, मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला है। और इसके अलावा पुलिस की कार्रवाई पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सियासत अलग से इस पर गरमा रही है। मैया अरे अरे दादा वो मैया बबुआ कहाँ चली बबुआ कब तू आई मैया अरे हमार बबुआ हमरा तो के मुखिया लगत बानर मैया सीधा चलेंगे, कुमार अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, उत्तर प्रदेश में आए दिन अपहरण, फिरौती और हत्या, ये कोई नया मामला नहीं और हर बार मुख्यमंत्री जब इंटरवेन करते हैं तब कहीं जाकर एक्शन लिया जाता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि अपराधी अभी भी बेखौफ हैं। बिल्कुल नवजोत, ये अगर हम बात करें तो एक हफ्ते में तीसरा मामला है जब फिरौती के लिए अपहरण हुआ है और दूसरा मामला है जब फिरौती की मांग के बाद हत्या कर दी गई है। आपको याद होगा अभी कानपुर में एक हत्या हुई है, उसके बाद गोंडा में अपहरण हुआ था, हालांकि वहां बच्चा सकुशल मिल गया। लेकिन जो गोरखपुर है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना गृह क्षेत्र है, वहां पर इस बच्चे का अपहरण हुआ। 14 साल का बच्चा था, 5 बहनों में इकलौता भाई था और परिवार बेहद ही साधारण और सामान्य था और उस बच्चे का अपहरण करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने कड़े कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं, एनएसए लगाया जाएगा, साथ साथ स्पीडी ट्रायल होगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के जो वारदात हैं वो लोगों को डराने वाले हैं, क्योंकि पहले गाजियाबाद हुआ, फिर कानपुर, फिर गोंडा और अब गोरखपुर। निश्चित तौर पर इस वक्त जो अपहरण को लेकर के हालात हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं। योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है और जो इसमें 5 लोग शामिल थे उन्हें पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस पर कार्रवाई की बात, पुलिस के खिलाफ भी जांच के आदेश हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के वारदात लगातार बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। बिल्कुल अभिषेक, और मैया अरे अरे दादा वो मैया बबुआ कहाँ चली बबुआ कब तू आई मैया अरे हमार बबुआ हमरा तो के मुखिया लगत बानर मैया यूपी को न जाने किसकी नजर लग गई है। राज्य में क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है, लेकिन अपराधी बेलगाम हैं। क्रिमिनल बेखौफ होकर एक के बाद एक वारदात अंजाम दे रहे हैं। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल छत्रधारी गांव में मातम पसरा है। राजी कोई
एक अभागी माँ मोबाइल पर अपने बेटे की तस्वीर देखकर फूट फूट कर रो रही है। 5वीं में पढ़ने वाले उनके इकलौते बेटे की अब यही निशानी बाकी है। रविवार को बेटा बलराम गुप्ता दोपहर 12 बजे घर से खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ खेलने गया था, लेकिन 3 बजे एक फोन कॉल से पूरा घर हिल गया। 3 बजे वो सब किए, तब हम लोग को पता चला कि मेरा लड़का नहीं है। तो हम पूरे गांव में ढूंढे, पहले जो आसपास दुकान के सब सारे गांव के आसपास पूरे ढूंढ गए, पूरे हम लोग परिवार ही निकल गए घूमने खोजने, कहीं पता नहीं था। 5 बहनों के बीच बलराम घर का अकेला चश्मे चिराग था। जैसे ही पता चला कि बेटा किडनैप हो गया है, बहन बदहवास होकर रोने बिलखने लगी। घर वाले गांव और आसपास के इलाके में खोजने भागे, लेकिन कहीं पता नहीं चला। पता चलता कैसे? उसे तो किसी अपने की ही नजर लग गई थी। फिर घर वाले पिपराइच थाने इस उम्मीद में पहुंचे कि उनके इकलौते बेटे को पुलिस जरूर खोज लेगी। ये कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद लोकल पुलिस को इत्तला हुई और इसमें तुरंत ही पुलिस ने लोकल पुलिस की कई 3 टीमें लगभग लगाई, क्राइम ब्रांच की भी हमारी 3 टीमें और साथ ही साथ एसटीएफ का भी सहयोग लेते हुए हम लोगों ने रात में ही जो है जिस नंबर से कॉल आई थी उन नंबरों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और कॉल डिटेल के आधार पर बंदों को उठाया। जिसने सिम बेचा उसको भी उठाया, जिसको उससे फिर धीरे धीरे पता करते हुए और कॉल डिटेल के एनालिसिस के बाद हमें दयानंद नाम के एक व्यक्ति का पता चला। 14 साल के बलराम गुप्ता के पिता पान की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। अपहरणकर्ताओं की 1 करोड़ की फिरौती की डिमांड पूरी करना उनके बूते की बात नहीं थी। उसने 1 करोड़ रुपया की फिरौती मांग रहा, हमारे पास 10 लाख की भी होता नहीं, हम 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे। अब तक एक बात साफ हो चुकी थी, ये अपहरणकर्ता ज्यादा दूर नहीं गए हैं। जिस मोबाइल नंबर से फोन आया था उसे भी सर्विलांस में लगाया गया। बलराम जहां खेलने गया था वहां भी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ठोस नहीं लग रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उम्मीदें कमजोर पड़ रही थी और फिर वो मनहूस खबर आई जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर लाश गांव के पास ही नाले में फेंक दी थी। अब देखिए, अभी प्राइमा फेसी जो है ये बात आई है कि कल ही जो है इसकी हत्या जो है कर दी गई थी। अब चीज़ें और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लें तो आपको बताएंगे। पुलिस ने बच्चे की लाश बरामद कर ली है। गले में निशान मिले हैं जो इशारा करते हैं कि हो सकता है कि गला दबाकर हत्या की गई हो। अब तक की जांच में पुलिस ने अपहरण और हत्या के इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 पर हत्या और 2 पर अपहरणकर्ताओं को फर्जी कागजातों पर सिम कार्ड बेचने का आरोप है। लेकिन इसमें एक नाम निखिल भारती का है जो चौंकाने वाला है, क्योंकि वो बलराम को न सिर्फ जानता था बल्कि कई दफे उसके और दोस्तों के साथ खेलता भी था। निखिल भारती उसी मिसरौलिया गांव का ही रहने वाला है एक लड़का, और ये उसी के साथ चलता फिरता भी है। बच्चे को जानते भी हैं ये लोग, और इन्होंने काफ़ी दिन से, जैसा कि पूछताछ में सामने आया है कि 8-10 दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ ऐसा करें कि कुछ हमें पैसे मिल जाए। कानपुर के संजीत यादव कांड की तरह ये वारदात भी पैसे के लिए अंजाम दी गई थी, लेकिन एक बार फिर यूपी पुलिस बच्चे को सकुशल छुड़ाने में नाकाम रही। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। तो देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधी बेकाबू होते जा रहे हैं। हर रोज एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस कुछ खास नहीं कर पा रही। प्रियंका गांधी ने यूपी की तुलना अब जंगल राज से की है, तो अखिलेश यादव का आरोप है कि यूपी में सरकार अब बीजेपी के हाथों से निकलकर अपराधियों के हाथों में चली गई है। गोरखपुर में एक परिवार के आंसू नहीं थम रहे, तो इधर कानपुर में 1 महीने से एक परिवार खून के आंसू रो रहा है। यूपी के जंगल राज में इन दोनों परिवारों के चिराग बुझ गए हैं। यूपी पुलिस की साख को बट्टा यूं ही नहीं लगा, उसके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। बिकरू कांड के भी बाद कानपुर की पुलिस सोती रही। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का दफ्तर से लौटते वक्त अपहरण हो गया। यूपी पुलिस का निकम्मापन देखिए कि घर वालों से फिरौती की रकम भी फेंकवा दी और न संजीत को बरामद कर पाई
और न ही वक्त पर अपहरणकर्ताओं को। सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संजीव यादव के परिवार से बात की, उन्हें ढाढ़स बंधाया। एक बार फिर पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर पुलिस हमारे भाई को जिंदा नहीं खोज पाई तो कम से कम डेड बॉडी तो खोजें। बस मुझे न्याय चाहिए। मेरे भाई के हत्यारों, मेरे भाई के जितने भी हत्यारे हैं सबको सजा दी जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे भाई को न्याय मिल जाए। उसको जिंदा तो नहीं ला सके, कम से कम हमारे सामने उसकी बॉडी तो ला के हमें दे दे, हमारी यही मांग है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम बार बार इसको रिपोर्ट आएंगे, उससे बात करेंगे। आपकी राजनीति की बात नहीं है, मैं अपने दिल से कह रही हूँ, हम आपके साथ हैं, किसी भी तरह से हम मदद करें। कानपुर पुलिस की बार बार नाकामियों के बाद वहां के कप्तान का तबादला कर दिया गया है। नए कप्तान आ गए हैं। उन्होंने संजीत यादव के घर वालों से वादा किया है कि वो अपहरण और मर्डर केस में सच सामने लाएंगे। अब इंतजार है कि वो दिन कब आता है, क्योंकि कानपुर पुलिस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उस घटना के हर पहलू को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। मैं खुद इस पूरे घटना को जितने भी परत बाय परत उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करूंगा। जहां आप ढिलाई की बात कर रहे हैं तो ढिलाई की बात में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद और उसमें इंक्वायरी भी की जा रही है। मान लीजिए कानपुर में पुलिस से गलती हो गई, तो फिर बुलंदशहर में क्या हो रहा है, जहां एक वकील कई दिन से लापता है, लेकिन पुलिस अब तक अता पता नहीं लगा पाई है। अब ड्रोन कैमरे से खोजी अभियान चलाया जा रहा है। बस पुलिस के पास एक ही जवाब है, जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट क्लूज इस प्रकरण में मिले हैं और बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण हम कर लेंगे। हमारी कई टीम्स इसमें लगी हुई हैं, 5 टीम्स इसमें लगी हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, और जल्दी ही इसका अनावरण कर लेंगे। क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते थे, कई बैनामे अंडर प्रोसेस थे। यूपी पुलिस की नाक में अपराधियों ने दम कर रखा है। कासगंज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी में जंगल राज है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यूपी में हर दिन गुंडा राज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण की घटना घटी है, कासगंज में हत्याकांड, लेकिन दिखावे के लिए कुछ ट्रांसफर के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। जंगल राज बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि अब यूपी में सरकार बीजेपी के हाथों से निकलकर अपराधियों के हाथों में चली गई है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। आगे बढ़ते एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। इस बार डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे ने यह मांग उठाई है। और उधर मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस आज करण जौहर की कंपनी के सीईओ से पूछताछ करेगी। महाराष्ट्र सरकार भले ही एक्टर सुशांत सिंह की मौत की सीबीआई जांच से इनकार कर चुकी हो, लेकिन मांग लगातार जोर पकड़ रही है। खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ ने गृह मंत्री को इस बारे में खत लिखा है। आदरणीय गृह मंत्री अनिल देशमुख जी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर देश के युवा निष्पक्ष जांच चाहते हैं ताकि सुशांत को इंसाफ मिल सके। मैं भी उन करोड़ों युवाओं की मांग का समर्थन करता हूं कि इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए। सुशांत सिंह की मौत से फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हुई भाई भतीजावाद की बहस भले किसी नतीजे पर पहुंचे न पहुंचे, लेकिन वो सवाल जो अब तक प्रतिबंधित माने जाते थे खुलकर उठने लगे हैं। अभिनेता शेखर सुमन और गायक से सांसद बने बाबुल सुप्रियो भी मान रहे हैं कि इंडस्ट्री में ऐसे खेमे हैं जो किसी अकेले कलाकार के आगे बढ़ने की राह में बड़े रोड़े हैं। इनसाइडर आउटसाइडर की बात यहाँ पे आती है कि अगर आप स्टार सन नहीं हो, अगर आप आउटसाइडर हो, अगर आपके गॉडफादर आप कोई बन नहीं पाए, अगर आप कोई स्टार फैमिली का बेटा बेटी ना हो, तो हो सकता है आपके लिए कोई खड़ा ना हो जाए। अगर आप इनसाइडर हो तो ना ही सिर्फ आपको सेकंड चांस मिलेंगे, बल्कि कोई ना कोई आपके लिए शायद फोन करके ये यशराज को कह भी दे कि भाई बहुत बड़ी फिल्म मिली है, इनको रिलीज कर दो। अगर एक स्टार सन होता तो शायद ही ऐसा हो जाता। ये आप जरूर कह सकते हैं। जो नाजायज वो ये है कि मैं दूसरों को किसी प्रोजेक्ट में काम न करने दूं या
जब बाहर के किसी एक्टर को, या वो छोटे शहर का हो या बड़े शहर का हो, अगर वो किसी बड़ी फिल्म में हमें पता चल जाता है या गैंग को पता चल जाता है कि वो इसमें काम कर रहा है, तो वो उसे निकलवा कर अपने लोगों को उसमें शामिल करवा देते हैं। ये गलत है। इसलिए जो है वो छोटे और बड़े शहर की बात नहीं है, बात यह है कि जो इनकी बात नहीं मानता है वो गया काम से। इस बीच सुशांत सिंह की विसरा रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को जहर नहीं दिया गया था, न ही उनके शव में कोई और गड़बड़ी मिली, यानी कि सुशांत सिंह की मौत फांसी लगने से ही हुई थी। विसरा रिपोर्ट भले ही ये इशारा कर रही हो कि सुशांत की मौत फांसी से ही हुई हो, लेकिन ऐसी क्या वजहें रहीं कि सुशांत ने जान देने का फैसला कर लिया, ये सवाल अभी भी कायम है। इन्हीं जवाबों के लिए आज मुंबई पुलिस ने करण जौहर की कंपनी की सीईओ को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन करण जौहर को समन न किए जाने पर अभिनेत्री कंगना रनौत सवाल उठा रही हैं। 37 लोगों को अभी तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। इसके बाद में CRPC 175 के तहत कंगना रनौत है, उनको भी समन्स भेजा गया है। करण जौहर के मैनेजर को समन भेजा, लेकिन आदित्य ठाकरे के बेस्ट फ्रेंड करण जौहर को नहीं। सुशांत राजपूत मर्डर केस की जांच के नाम पर मजाक बंद करो मुंबई पुलिस। समन जारी करने में भी मुंबई पुलिस कैसे शर्मनाक भाई भतीजावाद कर सकती है। कंगना को समन भेजा गया है, ना कि उसके मैनेजर को, लेकिन मुख्यमंत्री के बेटे के बेस्ट फ्रेंड के मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आखिर क्यों? साहब को परेशानी ना हो इसलिए। मुंबई पुलिस लगातार सुशांत के करीबियों और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों से पूछताछ कर रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को निर्माता निर्देशक महेश भट्ट को तलब किया। करीब 2 घंटे की पूछताछ में महेश भट्ट ने पुलिस को बताया कि उनका सड़क 2 में सुशांत को लेने का कोई प्लान नहीं था। वो सुशांत से सिर्फ 2 बार मिले थे, पहली बार 2018 में और दूसरी बार इसी साल फरवरी में, लेकिन इन मुलाकातों में फिल्म को लेकर कोई बात नहीं हुई। आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली और महेश भट्ट के बाद अब मुंबई पुलिस करण जौहर से पूछताछ करेगी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के कनेक्शन में। आपको बता दें कि करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता की स्टेटमेंट मंगलवार को रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा धर्मा प्रोडक्शंस से सुशांत सिंह राजपूत और धर्मा प्रोडक्शंस के बीच हुए एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी मंगवाया गया है, जिसे भी एनालाइज किया जाएगा और बहुत ही जल्द करण जौहर से पूछताछ की जाएगी, उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की जाएगी। कैमरा पर्सन किरण सप्ताल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। और बात राजस्थान के रण की कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान विधानसभा का सत्र 31 जुलाई को बुलाने के अशोक गहलोत के इरादों को एक बार फिर से झटका लगा है। राज्यपाल ने गहलोत सरकार से कहा है कि सत्र 21 दिन के नोटिस पर बुलाया जा सकता है और इसके लिए फिर से प्रस्ताव मांग लिया है। बस विधानसभा का दंगल नहीं सच पा रहा, लेकिन राजस्थान की सियासत में एक से बढ़कर एक दांव पेंचों की कमी नहीं है। फिलहाल गहलोत के सामने सवाल यह है कि वो विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कौन सा नया दांव लगाएंगे। स्पीकर सीपी जोशी भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं और उधर बीएसपी गहलोत का नंबर गेम बिगाड़ने के लिए हाईकोर्ट में नए सिरे से याचिका दायर करने की तैयारी में। क्या पॉसिबिलिटीज़ और हम यहाँ पे क्या क्या मुद्दों को लेके जा सकते हैं, उस पे चर्चा होने के बाद उच्चतम न्यायालय के दरवाजे दोबारा एसएलपी के द्वारा खटखटाए जाएंगे और जो 24 तारीख का ऑर्डर है उसको वापस से चैलेंज किया जाएगा। कोर्ट ने AAG आरपी सिंह साहब को कहा कि वो निर्देश लेके बताएं कि स्पीकर साहब ने जो मदन दिलावर जी ने याचिका प्रस्तुत करी थी उनको डिस्क्वालीफाई करने की 6 मेंबर्स को, उस पर कोई निर्णय लिया क्या। तो आरपी सिंह साहब ने रिवर्ट बैक करके कोर्ट को बताया कि उस पर स्पीकर ने आदेश पारित कर दिया है और मदन दिलावर जी द्वारा पेश की गई याचिका स्पीकर ने खारिज कर दी अपने आदेश 24/7/2020 के द्वारा। कांग्रेस हर हाल में विधानसभा सत्र बुलाकर अपनी ताकत की नुमाइश करना चाहती है, लेकिन राज्यपाल ने साफ कह दिया है कि सत्र जिस मकसद से बुलाना चाहते हैं वो लिख कर दे। लबोलुआब यह है कि 31 जुलाई से विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा सकता जैसा गहलोत चाहते हैं। विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल बुलाया जाना आवश्यक है। चूंकि वर्तमान परिस्थितियां असाधारण हैं, इसलिए राज्य सरकार 3 बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए फिर से पत्र भेजे। विधानसभा का सत्र 21 दिनों का स्पष्ट नोटिस देकर बुलाया जाना चाहिए। यदि सत्र में विश्वास मत की कार्यवाही की जाती है तो इसके सीधे प्रसारण की व्यवस्था हो। ये भी स्पष्ट किया जाए कि 200 विधायकों और 1000 से ज्यादा कर्मचारियों के इकट्ठा होने पर
सामाजिक दूरी कैसे सुनिश्चित की जाएगी? जब बहुमत वाली सरकार विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है तो ऐसे अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय विभिन्न रूप की बाधाएं पैदा करते हुए, अड़चन डालते हुए इस विधानसभा के सत्र को नहीं बुलाने दे रहे हैं। महामहिम ने जो कहा है कि राजभवन की, राज्यपाल की सत्र नहीं बुलाने की कोई मंशा नहीं है और वो सत्र बुलाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन इन सारी चीजों से संतुष्ट होते हुए और संविधान और कानून की प्रक्रियाओं को पालन करते हुए। तो मुझे लगता है कि अपनी कमजोरी को, विफलता को इस तरीके से राजभवन को सियासत में घसीटना ये ठीक नहीं है। हालात बयां कर रहे हैं कि राजस्थान का सियासी खेल नंबर गेम की ओर बढ़ता जा रहा है। बीएसपी अपने 6 विधायकों का मामला हाईकोर्ट पहुंचाकर गेम बिगाड़ने की भूमिका में आ गई है, तो कांग्रेस खेमा भी जोड़ तोड़ की कोशिश में है। कांग्रेस का दावा है कि पायलट खेमे के 3 विधायक पाला बदलने को तैयार हैं। राज्यपाल को हटाने को लेकर जयपुर के एक वकील ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है। उधर राज्यपाल ने राजभवन में धरना प्रदर्शन की कांग्रेस की तैयारियों को लेकर केंद्र को आगाह किया है। जयपुर से मौसमी सिंह और शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।